नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं इंदौर में एनएम की। एनएम प्राइवेट जॉब करती हैं और परमानेंट एनएम होने के लिए 2023 में परीक्षा दी थी और परीक्षा में क्वालिफाइड भी कर गई हैं, लेकिन इन्हें पदस्थापना नहीं दी जा रही है। उसका कारण ये रहा कि जब इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करने के लिए इनको बुलाया गया तो उसके अंदर 12th में इनका सब्जेक्ट बायो नहीं है, इसलिए इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। बड़ी संख्या में मेरे साथ में यहाँ पर एनएम मौजूद नजर आएंगे आपको, जिनकी समस्याएं अलग अलग हैं। हर समस्या पे उनसे बात करेंगे कि उनके क्या हाल हैं। मेरे साथ में मैडम, क्या हाल है आपके? जी, हम लोग संविदा में सालों से कार्यरत हैं और हाल बेहाल है हमारे। अच्छा, मैं अगर एनएम की बात करूं मैम, तो 2023 में एग्ज़ाम्स हुई, एग्ज़ाम फीस जमा करी, लेकिन अब पद स्थापना नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि 12th के अंदर उनका सब्जेक्ट बायो होना था। तो ऐसे में कितनी एनएम ऐसी हैं जो प्रभावित हुई हैं इस नियम से? कम 90% एनएम इससे प्रभावित हुई है, क्योंकि कई सारी एनएम है जिनको 10 से 15 साल हो गए और इन्होंने 2014 से जो नई 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है, लेकिन पुरानी एनएम 18 महीने की ट्रेनिंग करके आई हैं और उन लोगों के लिए बताया गया है कि आपका सब्जेक्ट बायो होना चाहिए और आपका 18 महीने का ट्रेनिंग पीरियड नहीं मान्य किया जाएगा। इसी कारण हम कम से कम 80-90% सिस्टर्स जो हैं पुरानी हैं, जिनको 10 से 12 साल हो गए, वो तो बिल्कुल नॉट क्वालिफाइड के आ रही है उसमें। तो हम यही चाहते हैं कि जिन्होंने 18 महीने की ट्रेनिंग की है, कोई सब्जेक्ट उनका बायो नहीं है, लेकिन उन्हें कम से कम उन्हें सिविलियन किया जाए। हमारा एक ही नारा है कि हम सबको सिविलियन किया जाए। लेकिन बायो नहीं है, लेकिन फिर भी क्वालिफाइड हुई हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम के बेस पर क्वालिफाइड हुई, तो उन्हें सिलेक्ट करना ही था। हाँ, उन्हें बायो नहीं चलता था सर, 10th बेस पे सिलेक्शन होता था इसमें। बताइए। 10 साल पहले बायो नहीं चलता था, 10th बेस पे सिलेक्शन होता था, लेकिन अगर वो क्वालिफाइड हो चुकी है तो उन्हें भी लेना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है अब कि क्या करना चाहिए सरकार को जिससे रास्ता निकल आए और जो एनएम है जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं उनको स्थापित कर दिया जाए परमानेंट में? सर देखिए, हमारी लड़ाई सरकार से भी नहीं है ना किसी से। हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर हमें 10 साल हो गया तो उसका हमें कुछ तो प्लस पॉइंट दे सरकार। इतने साल हमने सेवा यूं तो नहीं दी है। और जब हम लोगों ने क्लियर किया था उस समय 10th बेस पे हमारा सिलेक्शन होता था और 18 महीने की ट्रेनिंग रखी जाती थी उस समय। विभाग को इसका ज्ञान नहीं है कि पहले 10 साल पहले जो परीक्षाएं होती थी उसके अंदर नहीं रहता था, इस बार किया गया है? नहीं सर, उन्हें पता है, पर वो पता होने के बावजूद भी उन्होंने इस तरह से रिजल्ट निकाला, वो सोच के हमको लग रहा है कि शायद हमारे फेवर में नहीं है सरकार। क्या लगता है? अब ये तो सरकार ही बता सकती है कि उन्होंने किस हिसाब से ये निर्णय लिया है कि नॉन बायो चाहिए, उन्हें नॉन बायो नहीं चाहिए कैडर, और 2 साल की ट्रेनिंग चाहिए, जबकि आधे से ज़्यादा कैडर हमारे नॉन बायो हैं और 18 महीने की ट्रेनिंग वाले हैं। तो सभी का कुछ तो हल निकालना चाहिए ना सरकार को। या तो सिविलियन की नीति ला दे, जिनको 10 साल 5 साल से ऊपर हो गए उनका सिविलियन किया जाए। अच्छा, बायो जरूरी है या अनुभव जरूरी है? क्योंकि 10 साल से कई एनएम्स ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, तो जो अनुभव है, अनुभव ज़्यादा जरूरी लगता है या फिर बायो सब्जेक्ट होना ज़्यादा जरूरी है? ज़्यादा जरूरी है, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। बिकॉज हमारी जब ट्रेनिंग हुई थी, हम गवर्नमेंट से ही ट्रेनिंग प्राप्त है। हमारी जब ट्रेनिंग हुई थी तो सरकार ने हमें बिना बायो के ही ट्रेनिंग कराई थी, विदाउट बायो के भी हमने ट्रेनिंग करी। हम आज मेरिट में हैं और हमको अपात्र सिर्फ सब्जेक्ट की वजह से अपात्र बता दिया गया। हम संविदा में 5 वर्ष से कार्यरत हैं, तो क्या वो मायने नहीं रखता? क्या बस बायो हमारी पात्रता बताती है? और जब सरकार ने ये पहले नियम बनाए थे कि जिसमें बायो मैटर नहीं करता था, तो अब सरकार हमको किस बेस पे बाहर कर रही? 2019 में जो इन्होंने जो नियम बना दिए, तो वो तो 2019 के बाद लागू होंगे ना। हम 2019 के पहले से कार्यरत हैं और हमने 2019 के पहले गवर्नमेंट संस्था से ट्रेनिंग प्राप्त करी है, तो हमको बाहर कैसे कर सकते हैं? अच्छा, जो सुविधा में आपको जो सैलरी मिलती है, क्या उससे आप लोगों का घर चल जाता है? बच्चों की पढ़ाई, जो खर्च रहते हैं, किचन का खर्च, वो पूरा हो पाता है? नहीं सर, आधा पैसा तो हम लोगों का अप डाउन करने में खर्चा हो जाता है और हमको मतलब जो परमानेंट लोग जो मिलता है सैलरी, उसका हमको 1/3 भी नहीं मिलता सर अभी करंट कंडीशन में। अच्छा, क्या हाल है आपके? सर बहुत बेकार हाल है अभी की स्थिति में। तो क्वालिफाइड होने के बावजूद भी हम लोगों को पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। हमारा कहना है कि यदि जितने भी क्वालिफाइड हो उन सबको पोस्टिंग दे दी जाए।
क्वालिफाइड को पोस्टिंग दे दी जाए। मैम क्या हाल है आपके, क्या नाम है? सर बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि मेरिट में होने के बाद भी 18 महीने की ट्रेनिंग है हम लोगों की, इसलिए बाहर कर रहे हैं। जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी 2012 में, जब 10th बेस पे ट्रेनिंग होती थी, हम लोग परसेंटेज के आधार पर चुने गए थे। वहाँ पर हमने ट्रेनिंग की 18 महीने की। उसके बाद में मतलब कि अब बोल रहे हैं कि 18 महीने की ट्रेनिंग वैलिड नहीं है, तो ये ट्रेनिंग तो हमको गवर्नमेंट ने करवाई है ना, तो हमारी गलती थोड़ी नहीं है उसमें। ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ पे आउट आपको करना पड़ा था, कुछ पे करना पड़ा था उसका ट्रेनिंग का? सर वो हम लोगों की तो गवर्नमेंट में हुई थी तो हमको वहाँ पर देना नहीं पड़ता था। प्राइवेट वालों की तो होती थी सर, वहाँ पर उन लोगों को पेमेंट भी देना है और प्राइवेट वालों को भी तो मान्यता गवर्नमेंट ने ही दी है। अगर प्राइवेट वालों को भी बाहर निकाल रहे हैं तो प्राइवेट या तो फिर गवर्नमेंट ने उनको मान्यता ही नहीं देनी थी, तो वो ट्रेनिंग ही नहीं करते, वो ट्रेनिंग में आते ही नहीं। अच्छा, अगर इंदौर की बात करें तो कितनी एनएम ऐसी इंदौर की होंगी जिन्होंने ये एग्ज़ाम दी हुई है और मेरिट लिस्ट में आ गई? सर एग्ज़ाम तो सबने दिए। लगभग कितनी संख्या में? नहीं, एग्जाम तो पूरे इंदौर में 1000 से ऊपर है और ऐसे ही पूरे 52 जिले में है। जो वैकेंसी आई थी वो 2600 पोस्ट पे आई थी, उसमें से सिर्फ 785 लड़कियां हैं जिनके पास 2018 के बाद से 2 साल की ट्रेनिंग है और बायो सब्जेक्ट है। उसके अलावा 2000 पूरी लड़कियां डिस्क्वालीफाई है। तो सर अब ये क्वालिफाई करने का कारण क्या है कि उनका 10th में सब्जेक्ट बायो नहीं था इसलिए? 12th में बायो नहीं है, 18 महीने की ट्रेनिंग है, प्राइवेट संस्था है, ये 3 कारण मेन है सर, उस कारण से उनको बाहर कर रहे हैं सर। अच्छा मैम, संविदा कर्मचारियों की अगर हम बात करें, जो संविदा पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या जो सैलरी आपको संविदा में मिलती है इससे आपका घर चल जाता है, घर खर्च होता है, बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन सब हो जाता है? नहीं हो पाते। जो हमारे हायर एजुकेशन के लिए हम बच्चों को सोचे थे वो नहीं कर पाए। जिसको डॉक्टर बनाने का सोचा वो MR बन कर रह गए। अब क्या बोले आपको। और दूसरी बात सर, मैं इतनी बता रहे हैं आपको, जब शासन ने नियुक्ति निकाली तो उनको मालूम है 50 साल के ऊपर के, उन्होंने 55 साल तक का फॉर्म भरने का प्रावधान रख दिया। ये क्या सोच कर रख दिया? क्योंकि 2018-14 के बाद उन लोग बायो लाए, उसके बाद उन्होंने बोल दिया जो सरकारी कॉलेज में जिसने ट्रेनिंग करी हो उन्हीं को ही हम ही देंगे करके बोले। तो मात्र 28 कॉलेज MP में जो सरकारी कॉलेज चलते हैं, बाकी कॉलेज वालों को महाकौशल में रजिस्ट्रेशन क्यों दिया और 10th वाले को ट्रेनिंग क्यों दिया और 18 महीने का ट्रेनिंग क्यों दिया? जब इन लोगों ने नियम लाया वो कर दिया 2014 में जो बायो चाहिए, तो 2018 में 2 साल का ट्रेनिंग करके लाया, जब तक हमारी 14 साल का नौकरी हो चुकी थी। जब मेरे 35 साल का ट्रेनिंग पीछे छोड़ गई मैं, अभी मेरे से बोले नहीं तुम्हें एग्जाम दे दो। मैंने एग्जाम दे दिया, क्वालिफाई हो चुकी है। मैं जब से ज्वाइन करी हूँ 2000 में मैंने ज्वाइन करी, जब से हर साल मुझे शासन से प्रमाण पत्र मिलते बेस्ट वर्कर का, वो मैं लेती आ रही हूँ। मुझे सुपरवाइजर भी बनाया गया, आशा कार्यकर्ता का टीचर भी बनाया गया, मैं सब कुछ करते आ रहे। मेरे पास इतनी सारी सर्टिफिकेट है। उसके बाद आज बोले मैं ये नहीं हूँ, मेरे ये नहीं रखते हैं, वो मेरे मेरिट में लिस्ट नहीं आया, मेरे वेटिंग में लिस्ट आया। उसके बाद हमारा कोई है पूछ परख नहीं है, हमारे कोई संविदा का नंबर दिया, कोई बोनस नंबर देना वो नहीं दिया। जब हमारे शिक्षा विभाग वाले को 3 साल में परमानेंट कर रहे हो तो हमको क्यों नहीं कर रहे हो? हमको सम्मेलन करने में क्या तकलीफ है? अच्छा, कितने समय से आप ये मांग कर रहे हैं परमानेंट कराने की? हम तो शुरू से कर रहे हैं, 2000 से कर रहे हैं। लेकिन हम अब तक कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। और शिवराज सिंह सर ने अभी हमको 2023 में महापंचायत बुला के आपको 100% देने का जो वायदा करे है, नहीं मिला हमको। मैं तो 24 साल हो चुके हैं, 24 साल में 24,000 का तनख्वाह पा रही हूँ। क्यों है? और शासन ने ये नियम क्यों निकाले हैं? ये हर साल नियम पुस्तिका क्यों बदल रहे हो? 2000 में अलग बदली, 2007 में अलग बदल दी, 2017 में अलग बना दी, अभी अलग नियम पुस्तिका लिया है। तो हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे? हमारे घर कैसे बर्बाद हो रही है? हमारा भविष्य बर्बाद करने का कोई हक किसी को नहीं है, पर हमारे साथ क्या हो रही है? अच्छा, आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर ऐसे में सरकार आप लोगों की मांग नहीं मानती है, नहीं सुनती है, नहीं पदस्थापना करती, तो फिर आगे आप लोग का क्या रुख रहने वाला है? क्या आप आगे करेंगे? सर, वर्तमान में क्या 25 वर्षों से सभी ANM बहनें और सारा संविदा जगत संघर्ष करता हुआ आया है और 2023 में माननीय शिवराज सिंह जी ने जो घोषणा की थी उसमें से भी आधा हकीकत और आधा फसाना रहा है। उसमें से कुछ मांगें पूरी हुई हैं और जो नीति बनी है उसमें से सिर्फ 10% मांगें पूरी हुई, 90% बाकी है। संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। पूरे 52 जिले रोड पर उतर आएंगे और विरोध करेंगे। 52 जिले में अगर हम बात करें तो कितनी NM होंगी जिन्होंने एग्ज़ाम दी है
और कितनी क्वालिफाइड हुई हैं उसमें से? सर 52 जिलों में कम से कम 52,000 नहीं 52,000 होंगी, 1,000 प्रति जिले में है सर, जो कि सभी ने एग्ज़ाम दी है। और प्राइवेट संस्थाओं में जो काम करे उन्होंने भी एग्ज़ाम दी है। समस्या यहाँ ये थी कि यदि एग्ज़ाम क्वालिफाइड होने के बाद इन एएनएम बहनों को नहीं लेना था तो पहले का दौर शुरू ही क्यों किया? या तो उन कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए जिन पर 10वीं पास करने के बाद 18 महीने का डिप्लोमा दिया जाता है। चूंकि आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं तो फिर उनको ये छोटी योग्यता दी ही क्यों जा रही है? और यदि ये योग्यता दी जा रही है और भोपाल में जो महाकौशल रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके अंतर्गत सारी एएनएम बहनें आती हैं और 10 वर्षों से 20 वर्षों से वो लोग ट्रेनिंग कर रही हैं, मरीजों को सेवाएं दे रही हैं, इसका मतलब वो योग्य हैं। तभी तो आप उनको 20 वर्षों तक रखे हुए हैं, तो वो योग्य हैं, तो उन्हें क्वालिफाइड मानकर शासन के अंदर लेना चाहिए। अच्छा, यही वो एएनएम बहनें हैं जिन्होंने कोविड में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम किया। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, बच्चों को घर छोड़कर आए, कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए, कई एएनएम बहनों की इसमें डेथ भी हुई थी। लेकिन बावजूद इसके अब आप लोग परेशान हो रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। फिर कभी अगर इस तरीके का वक्त आता है तो फिर आप लोग ऐसे वक्त में कभी खड़े हो पाएंगे लोगों के साथ? सर अभी भी कोविड तो ठीक है, जो गर्भवती महिला 1 दिन का बच्चे हमारे हवाले करते हैं सरकार, इनका टीकाकरण करो, इनका देख रेख करो, ये सबसे हाई रिस्क, कोविड से बड़ी हाई रिस्क चीज ये है। तो ये हमारे साथ क्यों है? और दूसरी बात सर, मैं एक और बात आपको कहना चाह रही हूँ, जब इन लोग ये जो कुछ लड़कियां ऐसा हैं और कहीं कर रहे हो, उनका ये प्रावधान नहीं है, बायो का प्रावधान नहीं है, उन लोग भी केस लगाने के बाद, कोर्ट में केस लगाने के बाद उनको अपनी सरकारी में शामिल किया गया। उन लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो हम भी कोर्ट में जाए, जब जगह हमको नौकरी मिलेंगे। मैं शासन से एक चीज पूछना चाह रही हूँ, आप लोग हम कोर्ट में जाने का रास्ता देख रहे थे क्या? पहले लोग जो गया उनका अपने सीट दिया है तो हमको भी दो, ये तो हम आपके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहते हो तो फिर जाएंगे। अच्छा, कोविड में भी आपने लगातार लोगों की सेवाएं की, मदद की, बढ़ चढ़कर आप लोगों को भगवान का दर्जा भी दिया गया, सरकार ने भी माना कि एएनएम जो है वो स्वागत किया गया। लेकिन जब एएनएम परेशान होती है तो कोई उनकी मदद करने नहीं आता है, नए नियम थोप दिए जाते हैं जिसके कारण अब एएनएम परेशान हो रही है। हाँ सर, इस तरह का तो बिल्कुल है कि हम लोगों को कोई भी मतलब प्रावधान नहीं दिया गया है। संविदा में 10-11 साल होने के बावजूद भी हमको रेगुलर नौकरी के पात्र नहीं कहला रहे। हम लोगों से लगातार एग्ज़ाम ली जा रही जिसमें हम क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। और कुछ तो जब हम लोगों ने कोविड में काम करा, हमने हमारे परिवार को नहीं देखा और मैंने खुद ने मेरे परिवार में से मेरे पति को खोया है। तो इस तरह का खोने से भी हम लोगों को रेगुलर नहीं किया जा रहा है, तो फिर क्या करेगी सरकार हमारे साथ? अच्छा, जो आप संविदा में जो नौकरी कर रही हैं, क्या इसमें जो सैलरी मिल रही है वो घर गुजारा हो जाता है उसमें? नहीं सर, नहीं हो पाता है गुजारा। मेरे 2 बच्चे हैं जिनका हमको हायर एजुकेशन कराना है। अगर मेरा जैसा एजुकेशन उनका भी रहेगा तो वो मेरी जैसी ही नौकरी कर पाएंगे। इसके लिए मुझे रेगुलर किया जाए और सैलरी अच्छी दी जाए। अच्छा, कई एएनएम जिनकी आंखों में देख रहे हैं कि नमी है, परेशान है, लेकिन अब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हर एएनएम की एक समस्या है कि वो परमानेंट नहीं है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट में अगर कॉलेज में अगर वो लोग अपना ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ क्वालिफाइड होने के बाद ही जाता है। उसके बाद अगर वो क्वालिफाइड है और उसके बाद नहीं जा रही है वो गवर्नमेंट उसमें परमानेंट में, तो ये सबसे बड़ी रणनीति हमारे साथ खेली जा रही है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? हम अनक्वालिफाइड थे तो अब आप हमको लाए क्यों? हमसे क्यों काम करवा रही सरकार? और अगर काम करवा रही है तो उसका पूरा हम लोगों को फायदा होना चाहिए। जो बहनें जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, वो भी एएनएम कैटेगरी में ही है, कोई प्रमोशन नहीं है। हम लोग अगर सीएचओ बने हैं तो हम लोग एग्जाम देकर जाएंगे, हमारे लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। 100% सैलरी का मानदेय अगर हमको नहीं दिया जा रहा है तो हम फेल है उसके लिए। मतलब कहाँ फेल है? हम लोगों का गुजारा इतनी कम सैलरी में कैसे होगा? हर बहन की एक ही स्थिति है कि परमानेंट होना जरूरी है। सिविलियन करिए जैसे टीचर स्टाफ होता है ना। एग्जाम देने के बाद हम आए, हम बहुत सारी बहनें गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर से हैं,
उनको ये प्रावधान था ही नहीं कि एग्जाम के बाद जाएंगे। वो तुरंत आप जैसे ही हॉस्टल से निकलते थे 3 मंथ बाद ऑर्डर आते थे, वो नहीं आया। हमने 7 साल 8 साल बैठ करके एग्जाम के थ्रू यहाँ आए। उसके बाद अगर हम अनक्वालिफाइड हैं तो क्यों हैं? हमने अभी एनएम की ट्रेनिंग पास किया है गवर्नमेंट से, तो वो हम उसमें भी अनक्वालिफाइड है, उसमें हम उसमें अनक्वालिफाइड करने का सिर्फ एक रीजन रहा है जिसमें कि आपका सब्जेक्ट बायो नहीं था, है ना? और उसके अलावा तो ये जो नियम लागू किया गया, क्या अगर एग्जाम देने के पहले बता दिया जाता है तो शायद आप लोग एग्जाम भी नहीं देते, इसके लिए इतना समय आप लोग खराब नहीं करते अपना? नहीं सर, ये सब गलत है। अगर बायो नहीं है लेकिन 18 महीने की ट्रेनिंग सबसे पहले पुख्ता तो 18 महीने की ट्रेनिंग वाले को पात्रता है। उसका मैटर ये नहीं करता कि आप बायो से हैं या नहीं है। मेरा खुद का बायो है, अगर अच्छी पोस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बायो नहीं किया है तो बाद में तो कर सकता है व्यक्ति। आपने ट्रेनिंग दिलाया था उस वक्त नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। बायो बाद में कर सकता है, अपनी पोस्ट को बढ़ा सकता है। पढ़ने का अधिकार हर व्यक्ति को है और पढ़कर आगे बढ़ने का अधिकार भी हर व्यक्ति को है। यहाँ 5 साल में सिविलियन भी करना जरूरी होता है, और अगर आप सिविलियन करो, दूसरी चीज पोस्ट भी बढ़ाओ। कब तक इसी कैडर पे हम लोग परेशान होते रहेंगे? पोस्ट बढ़ना जरूरी है, प्रमोशन होना भी जरूरी है इसमें। क्या हाल है आपके, क्या नाम है? गरिमा सक्सेना। गरिमा जी, क्या हाल है? सर अभी तो बहुत खराब स्थिति है। सब चीजें होने के बाद भी सिर्फ 18 मंथ का इशू है। गवर्नमेंट से ट्रेनिंग है, बायो भी है, पहले से है, 12th है, सब कुछ है। बस सिर्फ ये है कि आपका 18 मंथ है। मेरा मानना ये है कि अगर 6 मंथ आप इंटर्नशिप को हटा रहे हैं तो जो 2 साल 2.5 साल 5 साल 10 साल से जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, सबसे बड़ी इंटर्नशिप है। वो वही फील्ड में आप हमसे 6 महीने काम कराएंगे, वही हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं या 2.5 साल से 3 साल से जो भी काम कर रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं। तो आप कोविड के वक्त में बुलाते समय पूछा था आपसे कि क्या आपके पास में कुछ है नहीं है, आपके पास में अनुभव है या नहीं है? सीधा बुला लिया गया था, उसके बाद में आप लोग लगातार जब हुआ सर, ऐसा कोई रूल नहीं था। उस टाइम सबकी पोस्टिंग की गई है। कोविड में आपसे भरपूर काम करवाया गया है। सभी ने अपना घर बार छोड़ के अपने बच्चों की एग्जाम पास कर, हाँ, संविदा में भी हम लोग एग्जाम पास करके आए। उस टाइम भी हम लोगों का 2 वर्ष का नोटिफिकेशन डला था, पर 18 मंथ वाले और सबका सिलेक्शन हुआ था। और आज हम लोग जब काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को छोड़ के, उनको हाई रिस्क में डाल के, मेरी तो मदर भी एक्सपायर हुई है कोविड टाइम में क्योंकि मैं ड्यूटी कर रही थी, तो हम लोग अपने फैमिली को वो कर रहे हैं और उसके बाद भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ा वाला बात हो जाती है। और क्योंकि इतनी महिलाएं काम कर रही हैं, सिर्फ एक 6 महीने का इशू किस बेस पे? आज वही इंटर्नशिप, कल हमारे यहाँ टीम आने वाली है, उसके लिए यही संविदा की एएनएम को बुलाया जा रहा है कि आप काम बहुत अच्छा करती हैं तो आपके यहाँ टीम भेजी जाएगी। किस बेस पे आप भेजिए फिर परमानेंट वालों के यहाँ। हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही है कि सर, जिसका भी क्वालिफाइड हुआ है, जो मेरिट में है, जो दीदी लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम इन्हीं लोगों से सीख के ही सब चीजें आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको भी पहले सम्मिलन किया जाए और जो क्वालिफाइड है उन सबको भी पोस्टिंग दी जाए, सबको सम्मिलन। और सर नहीं रहा सर, अगर क्योंकि नियमित के लिए तो गवर्नमेंट का कहना है कि एग्जाम होना चाहिए। अगर एग्जाम आगे भी होती है तो दिक्कत है, तो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हमारे हो गए हैं तब हमको बाहर कर दिया है, तो आगे की भी तो यही प्रोसेस रहेगी ना सर। सिर्फ हम फॉर्म भर के बस एग्जाम ही देते रहेंगे, उसके बाद भी तो हम परमानेंट में होंगे ना। इशू और आया है कि जो लड़कियों ने, मतलब जिनने ट्रेनिंग के बाद बायो किया है ना, उनको भी बाहर कर दिया गया है। उनका मानना यह है कि आपका अगर ट्रेनिंग के पहले, मेरा तो पहले है, बट फिर भी जिनने 12th के बाद जैसे ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद भी जिनने बायो किया, उनके डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन में बाहर के। पढ़ाई का हक तो बाद में भी है सबको, सब कर सकते हैं, तो फिर ये चीज क्यों रखी गई कि आप आपको इंटर्नशिप करवानी? टीचरशिप में ये चीज होती थी क्योंकि पहले डीएड बीएड होता नहीं था। जो पहले से टीचर थे उनको बाद में गवर्नमेंट ने खुद ने डीएड बीएड करवाया है, तो जब उनके लिए काफी पुराने हैं, काफी अनुभवी हैं आप। जिस परेशानी से एनएम अभी गुजर रही हैं, क्या लग रहा है इसका रास्ता क्या होना चाहिए? सरकार को क्या कुछ इसमें ऐसा करना चाहिए जिससे एनएम की जो परेशानियां वो भी खत्म हो जाएं और एनएम का भला भी हो? हम काफ़ी सालों से, जैसे 10 से 15 साल हो गए हैं सभी लोगों को, मेरे साथ की काफ़ी सिस्टर्स हैं, लेकिन हमारा एक ही कहना है कि हम कम से कम 5 से 10 साल जिनको हो गए उन्हें सिविलियन कर दिया जाए। जो जहाँ है उन्हें वहीं नियमित कर दिया जाए और उन्हें उस लायक सैलरी दी जाए ताकि वो अपने घर परिवार को अच्छे से चला सके। क्योंकि कहीं जो पुरानी सिस्टर्स हैं, उनके परिवार में उनका साथ देने वाले, उनके घर वाले, कई लोगों के एक्सपायर हो गए, मिस्टर एक्सपायर हो गए, जैसे मेरे घर में भी मैं अकेली करने वाली हूँ, तो इतना पैसा नहीं पुर पाता है जिस तरीके से। तो हम यही चाहते हैं कि हमको वो सारी सुविधाएं दी जाए जो एक नियमित सिस्टर को दी जाती है। अच्छा,
कई बार ये रहता है कि समय से ज़्यादा काम भी कराया जाता है क्योंकि आप लोग नियमित नहीं हैं, अस्थायी हैं, एक डर बना रहता है कि कभी भी हटा देंगे, कभी भी नोटिस आ जाएगा, तो ऐसे डर कर काम करना पड़ता है आपको? हाँ सर, ऐसे डर के काम करना पड़ता है क्योंकि अगर हम लोगों का कोई गलती हो जाती है हम लोगों से तो हमें तो सीधे निकाल दिया जाता है और परमानेंट के साथ में ऐसा नहीं होता है। और इसमें ऐसी भी सिस्टर हैं सर जिनकी एज ऊपर हो गई और परीक्षा नहीं दे पाई हैं और वो लोग अभी भी काम कर रही हैं, तो उनका भी सिविलियन होना चाहिए क्योंकि उनको 14 साल हो गए और 14 साल होने के बाद उनकी एज की जो लिमिट दी थी वो लिमिट ख़त्म हो चुकी है और जॉब अभी भी कर रही हैं, तो उनका भी होना चाहिए। और हम लोग तो इतने परेशान रहते हैं कि अगर आज छुट्टी भी लेना है तो हम लोगों को तो सारे अधिकारियों से पूछने के बाद ही छुट्टी मिलती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा सिविलियन होना चाहिए। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, आज छुट्टी लेकर भी आए होंगे, तो छुट्टी की अनुमति आप लोगों को दे दी गई थी विभाग से या फिर वही डराया है कि आप लोग इस तरीके की हरकत करने जाना है? इसमें कोई दबाव प्रभाव किया है किसी ने? नहीं, इस पे तो हमारे सीएमओ सर ने साइन कर दिए हैं कि ठीक है आप कलेक्टर को दो, आपके साथ गलत हो रहा है, इसके लिए आप लड़ सकते हैं। अच्छा, कितने दबाव में अस्थायी एनएम को काम करना पड़ता है, कितना दबाव रहता है उसके ऊपर? बहुत दबाव तो बहुत रहता है, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से जरा अगर 10 मिनट लेट हो जाते हैं किसी भी काम में, किसी भी व्यक्ति का जैसे परिवार से कोई प्रॉब्लम हो जाती है पर उसे वो काम अगर मंगलवार है तो उसे वैक्सीनेशन करने जाना ही पड़ेगा, नहीं वो छुट्टी नहीं ले सकती। क्यों भाई छुट्टी क्यों नहीं ले सकती? उसका अधिकार क्या छुट्टी लेने का नहीं है? अगर हमको कहीं कोई परिवार में कोई काम हो, कोई परिवार में कोई एक्सपायर हो गया हो, 15-15 दिन की छुट्टी चाहिए तो 50 बार आवेदन देने पड़ते हैं, उन्हें समझाना पड़ता है। उसके बाद भी मेरे साथी सिस्टर हैं, उनकी 2 महीने की सैलरी रोक ली गई थी, उनके मिस्टर एक्सपायर हो गए थे, तो सब जाके हम लोगों ने वापस से लड़ाई की, तब जाके उनकी सैलरी बड़ी मुश्किल से वापस लौटाई गई। कई परेशानियां आती, कितना दबाव रहता है अस्थायी एनएम के ऊपर, कितने दबाव में काम करती हैं? ज़्यादा सर, अभी ये जो है कल बाहर से टीम आ रहे हैं, उस टीम के लिए संविदा वाले कल उन लोग अवकाश लेना चाह रहे हैं पर उनको अवकाश नहीं मिल रहा है। बोले नहीं, आप लोगों को आना ही पड़ेगा क्योंकि काम कौन करके देंगे? संविदा वाले, इसलिए आप लोगों को आना ही है और आप लोग बात को समझो। ठीक है, हम छोड़ने का तैयार है, कर ले, क्योंकि घर की इज्जत घर पे रहे, बाहर के लोगों का इनका ये नहीं देखे, इसलिए हम तो छोड़ रहे हैं इनको। ठीक है, आप लोग कर लो काम, पर बात ये है सर वहीं भी संविदा एनएम काम करेंगे और संविदा एनएम को इतने प्रेशर क्यों है? ये उनको भी परमानेंट वाले को भी दे सकते थे, हम भी 50 के ऊपर हो गए इस संविदा में, हमको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसे सब बीमारियां मिल गई। इसकी दवाइयां भी हमको जो सरकारी मिलते हैं उनको आराम नहीं मिलता, हमको प्राइवेट कर देना पड़ रहा है। अच्छा, क्या आने वाले समय में अपनी लड़ाई के लिए आप सड़कों पर नजर आएंगे? बिल्कुल, अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, सड़क पे ही मिलेंगे क्योंकि अभी हम आर या पार हमने मान लिया। अभी तक ये था संविदा में हम एक साथ खड़े हो जाते, अभी ये कैडर वाइज बन गई है, सिर्फ एएनएम का जो इशू आ रहे हैं तो हम एएनएम लोग पूरा बाहर दिखेंगे, तभी शासन को मालूम पड़ जाएगा काम कैसे, मैदानी काम कैसे रुक रहे हैं, क्योंकि मैदानी काम एएनएम ही करती है और कोई नहीं करते। अभी सर 27 तारीख से जेई का वैक्सीन चालू हुआ है जो 1 साल से 15 साल के बच्चों को लगाना है और वो सारी सिस्टरें लगा रही हैं, तो आरआई के साथ लगाना है और इसका इतना प्रेशर रहेगा अभी कि आपको इतना टारगेट करना ही करना है। हाँ, अगर कोई भी नया वैक्सीन आते हैं ना, छोटा सा ट्रेनिंग लेके ये 10वीं 12वीं एएनएम को मैदान में भेज दिया जाता है, आप लगाओ, कहीं भी कुछ हाई रिस्क हुई हमारे एएनएम मार तक खाई है, लोगों को मार खाई है, फिर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये वो एएनएम है जो नियमित करने की मांग कर रही हैं और आने वाले समय में सरकार से लड़ाई के लिए सड़कों पर नजर आ सकती हैं। हालांकि कोविड में जिस तरीके से इनको भगवान का दर्जा दिया था उसके बाद भी लगातार ये एएनएम परेशान होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।